हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके हैं अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स है। आई होप आप लोगों ने जीके वाले सेक्शन में सभी को पढ़ा होगा। बट जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अंदर मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, जो एग्जाम में डिफरेंट टाइप का जो भी आपका एग्जाम हो, जो आपका टीचिंग से संबंधित होना चाहिए, तो यही आर्टिकल लगभग आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, आखिर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद है जिनके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो छोटी होने वाली है क्योंकि सिर्फ आज आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो इन सभी को देख लेना, लगभग यही इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार मतलब रिपीट होते रहते हैं सभी आपके टीचिंग एग्जाम के अंदर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आज फिर सिमरन जीत गई फर्स्ट कमेंट करने पर। चलो भाई शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, सर मैं भी भजनपुरा से हूँ। अच्छा ठीक है भाई दीपांशु, ठीक है। कोई यमुनेयार से है, कोई भजनपुरा से है, ठीक है, कोई मुखर्जी नगर से है। सारे के सारे नजदीक से ही हो, इधर उधर से। ठीक, चलो भाई पहली बार लाइव क्लास ले रहे इरफान, तो इरफान का वेलकम है। अब शुरुआत कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग नेट के ऊपर जाना, देखिए आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जब आप इंटरनेट के ऊपर जाओगे तो भारत का संविधान को डाउनलोड कर लेना, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ना सिर्फ आपकी जीके के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब आप देखिए जो आपका जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, तो ऐसा है नहीं कि वहां से संविधान से क्वेश्चन ना पूछे जाए, संविधान से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग उसको जरूर पढ़िए, नेट के ऊपर डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, काफी समझ आपकी बढ़ेगी। मान लीजिए कहीं ऐसा होता है कुछ आपको डिबेट करने का मौका मिल जाए, बाई चांस कभी आपका कोई इंटरव्यू होता है, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार चलो भारत का जो संविधान है उसके बारे में हम 100% नहीं जानते, मतलब काफी कुछ तो हम जानते हैं। ठीक है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है, उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके आर्टिकल 15 के ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 15 और 15 थर्ड यहां पर लिखा होगा। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। आर्टिकल 15 कहता है कि हमें किसी भी आधार पर अपने नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर हमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करना। भाई जिसकी जो भी धर्म, जो भी जाति हो, जो भी उसकी भाषा हो, होने दीजिए। सभी का हमको सम्मान करना है, किसी को भी हम किसी भी चीज से, संसाधनों से वंचित नहीं कर सकते। सभी चीजों पर सभी का समान अधिकार है, ये हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ XYZ रूप से नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 इसी बात को कहता है कि किसी भी चीज के ऊपर हम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन यहां पर एक अपवाद बनता है। दो वर्ग ऐसे है जो जो मतलब भेदभाव हो सकता है और उसको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ठीक है, वो दो वर्ग कौन से? एक तो है आपका महिला वर्ग, एक तो है आपका महिला यानी फीमेल वर्ग, और एक है आपका बच्चा वर्ग यानी कि बच्चे। ठीक है, देखिए महिला और बच्चों को अगर हम एक्स्ट्रा से कुछ चीज देते हैं, ठीक है, यानी जैसा आप लोग कहते हो कि पुरुषों के लिए कोई वर्ग बनना चाहिए, कोई इसी प्रकार का कुछ होना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो ऐसा कुछ होगा नहीं, पता नहीं फ्यूचर में कुछ हो तो हो। तो मान लीजिए महिलाओं को आरक्षण देते हैं, जैसे भी आपका कानून भी पारित हुआ। ठीक है, आरक्षण का जो आपका महिलाओं को आरक्षण देने की बात है वो उसको पारित भी हो गया है। आई थिंक इस लोकसभा इलेक्शन से में नहीं होगा, जहां तक अगला लोकसभा इलेक्शन है तभी से आपका इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, बट ये पारित हो गया आपका महिलाओं के लिए जो आरक्षण है। या फिर बच्चों को हम अगर एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, तो इनको दिए जा सकते हैं और इस पर कोई भी कुछ भी उंगली नहीं उठाएगा, ना ही ये कहेगा कि महिलाओं को आरक्षण क्यों दे दिया। जैसे अभी आपके कानून पारित हुआ महिलाओं को आरक्षण देने का, तो इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ क्या, पुरुष वर्ग कुछ नहीं कहेगा इनको आरक्षण क्यों दे दिया, हमें क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो यहां पर ये एक अपवाद इसको कह लीजिए, ये दो वर्ग को छोड़कर बाकी किसी भी चीज पर, किसी भी बेस पर या XYZ किसी भी चीज के ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप लोग इन दो वर्ग के लिए भेदभाव कह सकते हो क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है भाई, जैसे महिला है शुरू से उनको इतना मतलब वो चीजें नहीं मिली जो एक पुरुष वर्ग को देखने को मिली है, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश पहले से ही कहा जाता है। तो महिलाओं को आरक्षण देने की बात होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो भी आपकी जॉब निकलती है तो वहां पर भी मतलब रिलैक्सेशन दे देते हैं। बच्चों को शिक्षा देने की बात होती है, जैसे छोटे बच्चों को शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है। तो आर्टिकल 15 जो थर्ड है
ध्यान से देखना, खाली 15 आपका भेदभाव की बात करता है, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, और 15 थर्ड करता है इन दोनों को छोड़कर, जो आपके दो अपवाद है। ठीक है, समझिए। अब यहां पर पुरुष वर्ग की आंखें टेढ़ी हो गई होगी। ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, अगला कौन सा आर्टिकल है जो आपको दिया हुआ है। अगला आर्टिकल है आपका 21A। देखो ध्यान से देखना, एक आर्टिकल 21 है और एक आर्टिकल है 21A, या कहीं कहीं पर आपका एक का भी लिखा जाता है। जो आपका आर्टिकल 21 है आपका जो प्राणों से या जो हमारा देह है, शरीर है, मतलब उसकी स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। लेकिन जब आर्टिकल आपका 21A या का आ जाता है, तो आर्टिकल 21A कहता है आपका कि आपका जो राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा होगा कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, तो जो आपने 2009 आप लोग पढ़ते हो, तो ये आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 21A में, कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। क्या देनी है? फ्री एंड आपकी कंपलसरी एजुकेशन यहां पर देनी है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। इसकी बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 21A बात करता है। आई होप आप लोगों ने मेरी राइट टू एजुकेशन वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आपके राइट टू एजुकेशन को पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जितनी जितनी उसके अंदर बातें होती है सब डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपने इस आर्टिकल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो मैंने बताया था आपका आर्टिकल 21A के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा यार, एक आर्टिकल नंबर 24 और है, ये आप मैंने पीडीएफ में ध्यान नहीं रहा, आर्टिकल नंबर 24 और लिख लीजिए, आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 24 कहता है कि जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है, कितना? अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम एज का है, तो हम लोग उसको किसी भी कारखाने में, या किसी खान में या किसी भी संकट वाली जगह में हम उसको काम पर नहीं लगा सकते। इस बात को आपका कहता है आर्टिकल नंबर 24, इस बात को कहता है। ठीक है सर, इंडिया पुरुष प्रधान देश है लेकिन महिला घर प्रधान है। भाई ये तो आपके घर में ही बता पाएगी कौन महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान है। ठीक है, तो ये तो शादीशुदा लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ गए कि आर्टिकल 24 जुड़ा है कि 14 साल तक के बच्चों को हम किसी भी काम में नहीं लगा सकते, अगर लगाया जा सकता है तो उस पर आपका सजा का प्रावधान है। और आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि हमें बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहां पर देनी है। ठीक है, आई होप आप लोग इनके बारे में समझ गए होंगे, बड़े आसान से आर्टिकल आपके, आई होप आपने इससे पहले भी कभी पढ़ा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 28 बात करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28 देखे यहां पर किसकी बात करता है। 28 कहता है कि जितने भी मतलब कुछ आपके शिक्षा संस्थान है, उसमें जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक उपासना है, उसमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है, बस अर्थे अगर कोई राज्य से पोषित कोई आपकी संस्था है, तो उसमें मतलब धर्म के आधार पर उसको प्रचार प्रसार की चीज यहां पर नहीं की जाएगी, वरना तो आपकी स्वतंत्रता यहां पर देता है। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है, 29 कहता है कि जो आपका अल्पसंख्यक वर्ग है, जो आपकी माइनॉरिटीज है, ठीक है, हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके हितों की यहां पर बात करता है। आर्टिकल नंबर 29B 2 पार्ट के अंदर बटा हुआ है आपका, आर्टिकल नंबर 29A और आर्टिकल नंबर 29B। 29 ये कहता है कि अगर किसी नागरिक की मान लीजिए कोई भी उसकी भाषा है या कोई भी मतलब उसकी आपकी लिपि है या जो भी उसकी संस्कृति है, तो मतलब वो उसका यहाँ पर अपना उसको वंचित नहीं रखा जाएगा, वो उसमें अपना कंफर्टेबली कर सकता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 29(2) कहता है कि हम किसी भी नागरिक को जो राज्य से पोषित जितनी भी संस्थाएं है, उसमें किसी के भेदभाव के आधार पर हम उसको यहाँ पर वंचित नहीं कर सकते। इस बात की कहता है आपका आर्टिकल नंबर 29, इस बात को कहता है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 30 किस बात की बात करता है। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि जो आपकी शिक्षा संस्था है, ठीक है, उसकी स्थापना कर सकता है, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। आर्टिकल नंबर 30 कहता है, मान लीजिए अल्पसंख्यक वर्ग है, अगर मैं मान लीजिए अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम कम्युनिटी से ले लेता हूं, तो मान लीजिए अगर वो मदरसे खोलने चाहते हैं, तो वो यहां पर मतलब खोल सकते हैं, उनको मदरसे खोल सकते हैं। तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग, हमारे देश के अंदर जितने अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको अपने इंटरेस्ट की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बात यहां पर कही हुई है। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि अगर राज्य से कोई पोषित है, तो फिर मतलब उसमें वो आपका धार्मिक शिक्षा वहां पर उसको नहीं दी जाएगी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सा मतलब यही डिफरेंस आपको समझना है 28 वाले में और 30 वाले में। ठीक, अगला बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 45 आपने पढ़ा होगा ECCE,
ठीक है। एनईपी 2020 आपने पूरा पढ़ लिया ना, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ एनईपी 2020। उसमें मैंने आपको बताया था ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, जिसकी अब शुरुआत भी हो गई है। तो आपने देखा होगा इसके बारे में, ईसीसी जो आपके आंगनवाड़ी बाल वाटिका से आपके शुरू हो जाते हैं। अब हम बच्चों को यहाँ पर 3 साल की उम्र से यहाँ पर शिक्षा देने की बात करते हैं। इसकी बात आपके आर्टिकल नंबर 45 में कही हुई है कि जो आपके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ईसीसी के अंदर कौन से हो जाते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हो जाते हैं, यानी 3 साल से आपके शुरुआत हो जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया हुआ है। तो ये जो आप लोग पढ़ते हो ना, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, जो इसकी बात आपके एनईपी 2020 में कही हुई है। तो एनईपी 2020 में इसकी बात ऐसे नहीं की गई, आर्टिकल ये इसमें आर्टिकल्स के द्वारा यहाँ पर बताया गया जो हमारे संविधान में यहाँ पर कही हुई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 जो भी हमारे देश के अंदर अनुसूचित जाति या जनजाति है, यहाँ पर उनके उत्थान के लिए बात कही हुई है। चाहे आपकी अनुसूचित जातियां हो, जनजातियां हो, कोई भी दुर्बल वर्ग हो, उनकी एजुकेशन से संबंधित, उनके प्रचार से संबंधित, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने से संबंधित जितनी भी चीजें वो आपके आर्टिकल नंबर आपके 46 में वाली बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका आर्टिकल नंबर 343, आर्टिकल नंबर 343 कहता है कि जो संघ की राज्य भाषा यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यहां पर होगी हिंदी, और जो आपकी लिपि होगी वो होगी आपकी देवनागरी लिपि होगी। देखो, राजभाषा हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की, कभी आप लोग सोचते हो कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ना कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। और जो ये राजभाषा भी बनी थी, इसकी कभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बड़ी डिफिकल्ट इसकी हिस्ट्री है, खूब माथा 25 के ऊपर हुई थी, ठीक है। और जब आप लोग देखते हो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसके पिछले की पूरी स्टोरी पढ़ना, बड़ा आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा कि कैसे हिंदी हमारे देश की ये भाषा इस प्रकार से बनी है, ठीक है। और लिपि आपकी देवनागरी हो जाएगी। ये आपका आर्टिकल नंबर 343 इसकी बात करता है। अगर मैं बात करूं आपके आर्टिकल नंबर 350A की बात करूं, तो 350A कहता है आपका कि प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं की जाएगी। देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते होंगे जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वो सोचते हैं हिंदी ही राष्ट्रभाषा है और हिंदी ही सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। और ना मैं इस चीज को मानता, ना ही आप इस चीज को, आप इसको मानिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए वो हमको अच्छी लगती है, बट जरूरी थोड़ी है वो सबको अच्छी लगेगी। मान लीजिए आप साउथ की तरफ जाओगे या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, तो वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, ठीक है। वहां हिंदी को नहीं करते लोग इतने पसंद करते, ठीक है। हिंदी हमको इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हमारी मातृभाषा है। लेकिन अगर कोई साउथ का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो वहां पर उनकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या जो भी उधर असमी वगैरह ये सब बोली जाती है, तो वो उनको अपना प्रायोरिटी देगा ना, उनको प्राथमिकता ज्यादा देगा, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हो रही थी, तो इस पर तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, और खासकर साउथ की तरफ तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, कई लोग मर गए थे इसके चक्कर में, ठीक है। तो हमारे देश की, मैं भी इसको मानता हूं, हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश अलग अलग भाषाओं से, विविधताओं से भरा हुआ है। जिसकी जो भी मातृभाषा है वो उसमें आ गया है, उसमें कंफर्टेबल रहे, ठीक है, ना कि किसी पर हम किसी भाषा को यहाँ पर थोपे, ठीक है। तो थोपना नहीं है हमें किसी पर। जैसे हमें अपनी भाषा हिंदी लगती है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, ऐसे साउथ की तरफ का अगर कोई बच्चा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ का कोई व्यक्ति या बच्चा जो भी हो, तो वहां वो अपनी मातृभाषा को पसंद करेगा ज्यादा है, और उसकी मातृभाषा को हमको मतलब अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, सबसे ज्यादा अवसर उसी की मातृभाषा में हमको उसको देना है। इसलिए मेरे ख्याल से क्या मतलब, संविधान के अकॉर्डिंग, शिक्षा नीतियों के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण बच्चे के यहाँ पर मातृभाषा को माना गया। आई होप आप लोग इसको समझोगे कि इसलिए प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की बात करता है, ठीक। आई होप आप समझ गए। तो जो हिंदी के पीछे जो लगा रहता है, नहीं हिंदी 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 है, वो सिर्फ हमारे यही होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है, बट नॉर्थ ईस्ट, साउथ की तरफ जाओगे वहां इतना चीज देखने को नहीं मिलती, ठीक है। एक सेकंड, आपके कमेंट ही भाग गए। यहां तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए, उसके बाद आपकी आज जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, एक टीचर को मिनिमम 3 लैंग्वेज तो आनी चाहिए, अच्छा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए जो मैं इसके बारे में कह रहा हूं। अब आपका बात करते हैं आर्टिकल नंबर 351 की बात करते हैं। 351 कहता है कि जो आपकी हिंदी भाषा है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसके विकास की बात करता है, इसके प्रचार प्रसार की बात करता है, ताकि एक सभी देश के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है, ठीक है, उसमें एक अभिव्यक्ति का साधन हो सके। इसलिए यहां पर हिंदी को बढ़ाना चाहिए, ना कि हिंदी को एज ए मतलब राष्ट्रभाषा थोपना चाहिए, लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए।
देखो आपने कभी एक चीज देखोगे, साउथ में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, वो लोग अपनी मातृभाषा तो बोलते हैं, उधर के जो स्टेट के लोग होते हैं, लेकिन साथ के साथ उनको हिंदी भी बहुत से लोगों को आती है। तो हिंदी को प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए ताकि एक अभिव्यक्ति का साधन हमारे देश के अंदर बन सके। बट हमको सबकी मातृभाषा का यहाँ पर सम्मान करना है, उसी को ज्यादातर प्राथमिकता यहाँ पर देनी है। तो ये जितने आर्टिकल्स थे वो सभी इंपोर्टेंट थे, जो आपके एजुकेशन से संबंधित है, वो यहाँ पर खत्म हो गए। इसलिए मैंने कहा था आज की क्लास सबसे छोटी क्लास आपकी होगी, सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में आपको बताना था। और जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी चीजें रहती है वो लगभग इन्हीं आर्टिकल्स के आपके आसपास रहती है। इनमें कोई डाउट हो गया हो, इनमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो आर्टिकल्स के बारे में, आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आज वीडियो को जल्दी स्टॉप करूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। सर पहली बार लाइव क्लास ले रही हूँ मैं, यूपी सहारनपुर से। गुड इवनिंग सर जी, आपकी वजह से मेरा सीटेट पास हुआ। अच्छा ठीक है भाई रजनी चौहान, वेरी गुड। अब आगे की तैयारी करिए आप लोग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन या डाउट बचा हो तो आप लोग पूछिए, क्लास आपकी खत्म है। अच्छा 29 है, ये कहता है जो आप लोग पूछ रहे हो। किसने पूछा है क्वेश्चन? शालिनी ने पूछा कि सर 29 में बता दीजिए। 29 ए और सेकंड 29 ये कहता है कि मतलब जो भी उसकी अपनी भाषा होगी या जो भी उसकी संस्कृति रहेगी तो उसको बनाए रखने का उसको अधिकार है। 29 ये कहता है कि हम उसको किसी भी चीज से यहाँ पर वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जो भी राज्य से पोषित आपकी संस्थाएं है उससे हम किसी नागरिक को वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ हाँ मालूम नहीं पड़ी क्लास आज, इसलिए कहा क्लास छोटी है। और कोई डाउट हो तो जल्दी पूछिए। ठीक है, हाँ मतलब ओल्ड क्लास तो रहेगी मतलब एप्लीकेशन पर। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कोई डाउट आपका बचा नहीं है। बहुत छोटा सा आज टॉपिक था। ठीक है, इतना तो इसमें बताने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए कहा था सबसे छोटी क्लास आज की होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे किसी और नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।